रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री फ्रांस के साथ यहां पर पहुंचा है। वो अब जो है मेन जो स्पेक्टेटर गैलरी है वहां पर पहुंचते हुए और उसके बाद जो है अब थोड़ी देर में राजनाथ सिंह जो है वो यहां पर पहुंचेंगे, गैलरी में पहुंचेंगे। जिसके बाद अगर बात करें सुखोई 30 जैगुआर और राफेल का जो है वो फ्लाई पास्ट होगा। राशिद, जब ये सर्वधर्म पूजा चल रही थी उस समय जो राफेल जो फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेने के लिए जिसने यहां से उड़ान भरी, उसकी गर्जना मात्र से ही जो है ये पता चल रहा था कि आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल जो है वो औपचारिक तौर पर जो है वो इंडक्ट होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर बात करें 10:52 पर जो है राफेल का डिस्प्ले होगा, तेजस का डिस्प्ले होगा और वाटर कैनन सैल्यूट जो है वो राफेल को दिया जाएगा और उसके बाद सारंग एरोबेटिक जो है वो अपना करतब दिखाते नजर आएंगे। तो कुछ ही देर में आप यहां पर ये जो पोडियम बना हुआ देख रहे हैं, यहां पर जो है सबसे पहले स्पेक्टेटर गैलरी में जो है वो राजनाथ सिंह जो है वो जाएंगे और उसके बाद जो है फ्लाई पास्ट जो है सुखोई 30 जैगुआर और राफेल का देखने को यहां पर जो तमाम लोग पहुंचे हैं उनको देखने को मिलेगा। जी, सुखोई 30 जगुआर राफेल फ्लाई पास देखने को मिलेगा, हम दिखाएंगे भी। और सबसे बड़ी बात यह है, हर किसी को इंतजार यह है, वाटर कैनन सैल्यूट जो दिया जाता है, कहते हैं कि यह शौर्य का परिचायक होता है और भारत में सिंबॉलिक तरीके से बहुत सी चीजें बता दी जाती हैं पाकिस्तान और चीन को। कर्नल टीपी त्यागी मुझे यह बताएं, हालांकि मैं कॉन्फिडेंशियल चीजों के दायरे के बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक काम कर लेता हूं, अगर मगर के बीच में कई चीजें रखना चाहता हूं। कर्नल टीपी त्यागी, अगर अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन पर डिप्लॉयमेंट हुई तो, श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर डिप्लॉयमेंट हो तो, या फिर उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन, सियाचिन ग्लेशियर एयरफोर्स स्टेशन, लेह एयरफोर्स स्टेशन, या फिर पंजाब में पाक बॉर्डर पर अगर चले जाएं तो पठानकोट, अमृतसर या बठिंडा या आदमपुर हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर अगर राफेल की डिप्लॉयमेंट हो जाती है तो चीन और पाकिस्तान के लिए यह कितनी बड़ी सरदर्दी है। दो ही जगह इंपॉर्टेंट है, अंबाला और हाशिमारा। यूं तो सारी ही जगह से रफाल एक इफेक्टिव बैटल एयरक्राफ्ट है, लेकिन हाशिमारा से आप एक सेक्टर को कवर कर सकते हैं और यानी कि आप हाशिमारा से एलओसी को कवर कर सकते हैं और अंबाला से एलएसी को कवर कर सकते हैं। एलओसी और एलओसी दोनों को कवर करने में ये काबिल है। और खास बात ये होती है सर कि अगर एक भेड़ों का झुंड हो और उसमें एक शेर चला जाए तो वो चाहे हजार भी संख्या में हो, तितर बितर हो जाते हैं। आज की तारीख में एक भी एयरक्राफ्ट, किसी भी जे सीरीज का एयरक्राफ्ट चाइना का या कोई भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का राफेल के मुकाबले में नहीं। आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं इसी को लेकर के मैं आशीष सिंह के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले वॉरजोन में अपने इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं ताकि आप ये समझ सकें एलएसी से लेकर के एलओसी तक। अगर मेरे ऊपर वाला कैमरा थोड़ा सा और आप उठाएंगे तो शायद बहुत अच्छे तरीके से हम समझा पाएंगे। और मैं एक बात चाहूंगा कि अगर मेरे एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर आशीष सिंह भी मूव करके मेरे पास में इंफोग्राफिक वॉरजोन स्टूडियो तक आ जाए तो उनके जरिए मैं बहुत ही डिफाइंड तरीके से बता पाऊंगा कि अगर डिप्लॉयमेंट हाशिमारा एयरबेस पर होती है तो किस तरह से एलएसी पूरी तरह से आ जाएगा जद में। इधर से चाहें तो अगर आशीष सिंह मेरे साथ में आ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा वर्चुअल मैप हम दिखा रहे हैं आपको। आप ये देखें कि अगर हाशिमारा यानी पश्चिम बंगाल एयरफोर्स स्टेशन पर अगर राफेल का डिप्लॉयमेंट हो जाता है तो फिर उससे चाहे वो होटान एयरबेस हो या फिर नागौरी एयरबेस हो या फिर और भी बाकी जितने चीन के एयरबेस हैं वो पूरी तरह से जद में आ जाएंगे। एंड आशीष सिंह इज हियर। आशीष, हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, एक बार बताएं कि अगर हाशिमारा एयरबेस स्टेशन पर राफेल की तैनाती हो जाती है, चीन के कौन कौन से एयरफोर्स स्टेशन होंगे जो एयरबेस होंगे जो पूरी तरह से राफेल की जद में होंगे और चीन के लिए क्यों डरने की जरूरत है अगर हाशिमारा में डिप्लॉयमेंट हो जाती है तो? देख करके बताएं। इसलिए क्योंकि हाशिमारा एयरबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है। दोनों एयर डिफेंस और ऑफेंसिव ऑपरेशन, ये बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन होता है एयर डोमेन में। वो ये होता है कि जो आपको जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे हाशिमारा दिखाई दे रहा है, वहां से आप डिफेंस भी कर सकते हैं। थोड़ा अंदर भी है आपका एयरबेस ताकि आपके बेसिस पर, आपके एयरक्राफ्ट पर दुश्मन तुरंत अटैक न कर सके, उससे काफी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसीलिए वो अंदर भी है लेकिन साथ ही साथ चीन को भी अपने रेंज में रखे हुए हैं। रणनीतिक तरीके से आशीष सिंह रणनीतिक तरीके से बता रहे हैं, लेकिन अगर अंबाला में डिप्लॉयमेंट हो जाए तो एक चेंज ओवर करें पीसीआर, क्योंकि हमने हाशिमारा की डिप्लॉयमेंट भी दिखाई है और अगला अगर की ग्राफिक इनपुट आप चेंज ओवर करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। हाँ, अगर अंबाला एयरबेस पर तैनाती होती है तो किस तरह से यहाँ से एलओसी से लेकर के एलएसी दोनों ही जद में आ जाएंगे। जहां पर आपको हरा झंडा नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर जहां पर मैं खड़ा हूं, और वर्चुअली जहां पर आशीष सिंह खड़े हैं वहां पर आपको चीन नजर आ रहा है, और जहां पर मैं हूं एलओसी अपनी जद में नजर आ रहा है।
एलओसी किस तरीके से जद में है, जहां पर मैं हूं आशीष, और वर्चुअली ये बताएं कि जहां पर आप खड़े हैं, अगर अंबाला एयरबेस पर डिप्लॉयमेंट हो जाती है तो फिर पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए ही डुअल खतरा क्यों है? बिल्कुल, ये जैसे कि मैं हाशिमारा एक्सप्लेन कर रहा था बिफोर आंसर क्वेश्चन राशिद, ये अंबाला वाला एयरबेस पे हम थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि अंबाला फ्रंट लाइन एयरबेसिस में से एक है। आप एयरबेस एलओसी के सामने आपने इस तरह से रखा है क्योंकि पाकिस्तान के पास उतनी रेंज वाली मिसाइल्स नहीं है जो कि रफाल के पास है, जो बीवीआर मिसाइल्स है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। इसीलिए आपको जो अंबाला एयरबेस दिखाई दे रहा है वो एलओसी के काफी नजदीक है, लेकिन हाशिमारा काफी पीछे है। लेकिन अंबाला एयरबेस पे केवल रफाल नहीं है, 17 गोल्डन एरोज नहीं है, और भी कई सारे स्क्वाड्रंस हैं। तो इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आप मल्टीपल रोल प्ले कर सकते हैं, चाहे आपको अंबाला से सीधा पाकिस्तान की तरफ अटैक करना हो या फिर एलएसी की तरफ आना हो, ये आप दोनों काम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जैसे जैगुआर्स हैं, मिग्स हैं, वो आपका डिफेंस वाला काम आराम से कर लेंगे। हालांकि मेरे कमांडर भी बने हुए हैं और साथ ही साथ मेरे जेट फाइटर भी बने हुए हैं। आशीष, रफाल का विजय तिलक हो रहा है, रफाल का राज तिलक हो रहा है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इंडक्शन सेरेमनी चल रही है, सर्वधर्म पूजा पूरी हो चुकी है और अभी आप देख सकते हैं स्पेक्टेटर गैलरी की तरफ रक्षा मंत्री जा चुके हैं, लेकिन अभी आपको एयरफोर्स स्टेशन पर रफाल नजर आ रहा है। इंडक्शन सेरेमनी की शुरुआत सर्वधर्म पूजा के साथ में हुई है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक रीति रिवाज के साथ में पूजा की गई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इसके अलावा फ्रांस की रक्षा मंत्री भी हैं और साथ ही ये दोनों मुख्य अतिथि हैं। इनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया हैं, रक्षा सचिव हैं डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। और अब यहां से चूंकि एक फ्लाई पास्ट होने वाला है, फ्लाई पास्ट रफाल का, सुखोई 30 MKI का और जगुआर का। इन्हीं बड़ी तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि भारत ये देख रहा है कि चीन और पाकिस्तान किसी में नहीं है दम, क्योंकि अब रफाल करेगा बेदम। एलओसी से लेकर के एलएसी तक रफाल की जद में चीन और पाकिस्तान के हर एक एयरबेस है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। युद्ध का सीन, रफाल एक्टिव है और अब घिर गया है चीन। एक ब्रेक। और जिन ऐतिहासिक तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, जिस फ्लाई पास्ट की हम बात कर रहे थे, रफाल, सुखोई 30 MKI और जगुआर। ओवर टू यू आशीष, मेरे ख्याल से फ्लाई पास्ट के बारे में आप बेहतर बता सकेंगे। कौन सी फॉर्मेशन होती है ये बताएं, किस फॉर्मेशन में ये फ्लाई पास्ट है, और सुखोई 30 MKI के बारे में, जगुआर के बारे में और रफाल के बारे में, और आप जो भी बताना चाहें डिटेल में बता सकते हैं। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें अभी क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है वहाँ पर, अब ये फॉर्मेशंस स्टार्ट हो गए वहाँ पे, और ये एक बहुत ही सिंबॉलिक मैसेज है, न केवल इंडिया और फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो आपको तीनों फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं, सुखोई 30 MKI जो कि इंडिया और रशिया पार्टनरशिप से बना हुआ है, साथ ही साथ जैगुआर जो एक मैसेज कन्वे करता है, क्योंकि जैगुआर उन पहले विमानों में से एक था जिसके साथ में भारत और फ्रांस की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस पार्टनरशिप है, वो शुरू हुई थी, और अब रफाल भी साथ ही साथ। तो ये हमें 3 डिस्प्ले देखने मिल रहे हैं, और ये जो एयरक्राफ्ट आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जिसने अभी एक लूप फॉर्म किया है, जो कि फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी, मैन्यूवरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब दर्शाता है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है पूरे विश्व को, विशेष तौर पर पाकिस्तान और चीन को, क्योंकि ये अंबाला एयरबेस इतना नज़दीक है कि अगर फाइटर जेट थोड़ा और जोर से या फिर थोड़ा एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स में चले जाए, तो मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान में आवाज भी वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट जो होता है जेट फाइटर्स की आवाज और उनकी गर्जना में भी बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। जो गज गर्जना होती है, जो आसमान का सीना चीर करके और गरजते हुए जेट फाइटर्स निकलते हैं, कहते हैं अपनी ही लैंग्वेज में कोई एक वॉर क्राई होता है जो सिंबॉलिक तरीके से बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और शौर्य का परिचायक होता है। आशीष, बिल्कुल, और इसी शौर्य का
परिचायक यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये जो फाइटर जेट है ये है रफाल। जाहिर सी बात है जो फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर है फ्लोरेंस पार्ले, उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने ही हैंडओवर किया था पिछले साल 8 अक्टूबर को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को। और जब वो देख रही हैं कि आज उसका ऑफिशियल इंडक्शन हो गया है इंडियन एयरफोर्स में, काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व है भारत और फ्रांस के रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो बार बार लूप क्रिएट कर रहे हैं रफाल के फाइटर पायलट, ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स उड़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है ये एक मैन्यूवरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही साथ जो पावर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो किया जा रहा है। ये फाइटर जेट हम आपको वापस बता दें कि ये रफाल फाइटर जेट है और अभी इसके साथ में 2 और आपको फाइटर जेट्स दिखाई देंगे, सुखोई 30 MKI और जैगवार। जैगवार भी डसॉ एविएशन का ही, जो कि सेम कंपनी है, फ्रांस की कंपनी जिसने रफाल बनाया है। और जैगवार जैसे मैंने बताया कि एक सबसे पहले फाइटर जेट्स में से एक था जो फ्रांस से भारत को मिला था। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जैगवार का इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था बालाकोट एयर स्ट्राइक में, और उन्हें अच्छा, फ्रांस की रक्षा मंत्री भी आसमान की तरफ देख करके ये सोच रही होंगी ना कि कैसी किलिंग मशीन हमने दे दी है चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। अंदर अंदर ये तो जरूर सोच रहे होंगे। लेकिन आशीष, यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी। आप रफाल में बैठ चुके हैं, आपने रफाल को करीब से देखा है, डील होने से लेकर के भारत आने तक आपने भारत से लेकर के फ्रांस और डसॉ एविएशन तक सब कुछ कवर किया है। जो मैं जानता हूं रफाल ट्विन इंजन, जो मैं जानता हूं डेल्टा विंग, जो मैं जानता हूं सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, जो मैं जानता हूं 4 मिसाइल से लैस, जो मैं जानता हूं ये महाविध्वंसक है, महाविनाशक है। लेकिन थोड़ा बताइए ना, बहुत ही शायद मेरा अजीब सा आपको सवाल लगेगा, छूने में कैसा लगता है, बैठने में कैसा लगता है, उड़ने में कैसा लगता है, देखने में कैसा लगता है, एक्सपीरियंस करने में कैसा लगता है? हाउ डज इट लुक लाइक आशीष? ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है। जनरली अगर आप रशियन फाइटर जेट्स में बैठेंगे तो आपको वो रिजिडनेस और वो इतना फिनिश नहीं दिखाई देता है। वो थोड़े ज़्यादा जैसे रशियंस होते हैं वैसे ही उनके डिफेंस प्लेटफॉर्म भी होते हैं, इक्विपमेंट्स भी होते हैं, वो थोड़े से रफ टफ टाइप कंडीशन वाले होते हैं। लेकिन फ्रांस के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो सबमरीन हो या फिर फाइटर जेट, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग उसमें होती है, बहुत ही ज़्यादा आपको वो सेंसिटिविटी, रेडार्स, काफ़ी कुछ आपको उसमें फीलिंग आती है कि ये बहुत ही हाईटेक मशीन है। अगर मैं बहुत टेक्निकलिटी की बात करूं तो M88 जो सैफरन इंजन है इसमें, ये इसकी एक सबसे बड़ी ताकत है। वेपन पैकेज तो ऑब्वियसली है, मीटियोर, माइका, स्कैल्प मिसाइल, जो कि गेम चेंजर हैं। और इसीलिए ये डील पूरे वेपन पैकेज के साथ में की गई थी 36 रफाल फाइटर जेट्स की IGA अग्रीमेंट के तहत। जाहिर सी बात है, जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम टच किया था, मैंने डुअल सीट वाले रफाल फाइटर जेट में बैठा था, वहाँ पर एक अलग सी फीलिंग इसलिए थी क्योंकि कई दशकों में, अगर आप मेड इन इंडिया तेजस छोड़ दें तो कई दशकों में इंडियन एयरफोर्स को कोई भी नया फाइटर जेट मिला नहीं था, वो भी उस कैटेगरी का। तो आपको उसे टच करके, उसके साथ बैठ के, उसके बारे में जानकर आपको इस बात की सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। और मैं चाहता हूं कि दर्शक, जो मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं वो हम श्योर थोड़ा सा फील कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे कि जब आपके हाथ उस फाइटर जेट पर लगते हैं, पड़ते हैं, तब आपको लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा देश सुरक्षित है, मेरा समाज सुरक्षित है। और ये फीलिंग आपको बहुत ही अलग फीलिंग देती है। और जब विशेष तौर पर इस तरह के फाइटर जेट जिसका लोहा दुनिया मान चुकी है, रफाल फाइटर जेट्स का सीरिया में इस्तेमाल हुआ है, रफाल के मरीन वर्जन भी हैं, 4-5 अलग अलग एयरफोर्स हैं, जैसे कतार है, बहुत सारे एयरफोर्स उसको इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के साथ में जो बनाया गया है, जब उस पर तिरंगा लगा हुआ मैंने देखा था, RB 008 को मैंने टच किया था और मैं उसके अंदर बैठा था, उस पर तिरंगा लगा हुआ था, उस समय लग चुका था तिरंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रफाल फाइटर जेट जो बाकी विश्व के बाकी वायुसेनाओं के पास में है, उससे बहुत अलग है। ये कोई नॉर्मल गाड़ी का मॉडल नहीं है कि सबके लिए एक ही टाइप बना हुआ है। ये बहुत अलग है। बहुत अलग इसलिए है क्योंकि इंडियन कंडीशंस को सूट करने के लिए, इंडिया में देखिए सबसे वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड हैं, कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है, सबसे ठंडी जगह है जैसे कि सियाचिन है। साथ ही साथ हमारे पास विश्व के सबसे गर्म जगहों में से एक है जैसे कि राजस्थान है, और दोनों बहुत ही एक्टिव फ्रंट्स हैं। और
काफी ज्यादा गर्वान्वित कर सकता है अगर इस फाइटर जेट पे आपके देश का झंडा लगा। क्या बात की है आशीष आपने, और आप जो बात कर रहे हैं ना, मुझे वाकई में गूज़बम्स आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो एक देशभक्ति की भावना होती है, और ऐसा जेट फाइटर जब भारत को मिल चुका है, इंडियन एयरफोर्स को मिल चुका है, तो ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, ये भारत की आन बान शान का प्रतीक तो है ही, लेकिन मैं बार बार जैसे कि कह रहा हूं, पड़ोसी मुल्क खासतौर से चीन और पाकिस्तान के लिए अब आंखें तरेर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है, आज का दिन गोल्डन एरो के इतिहास में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गोल्डन एरो के बारे में ये कहा जाता है कि 2016 में ही इसे नंबर प्लेटेड कर दिया गया था। और अगर इंडियन एयरफोर्स की भाषा में कहा जाए तो नंबर प्लेटेड का मतलब ये होता है कि इस गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया गया था, लेकिन इसे फिर रीअलाइव किया गया, क्योंकि इसी के बेड़े में शामिल, गोल्डन एरो के बेड़े में ही शामिल किया गया है। गोल्डन एरो 17th स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है राफेल को। 1 अक्टूबर 1951 को ये गोल्डन एरो 17th स्क्वाड्रन फॉर्म की गई थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट डीएल स्पिंगिट इसके मुखिया थे उस वक्त। उस जमाने में ये कहा जाता है कि 1957 में हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट आ गए, 1975 में मिग 21 को इसी स्क्वाड्रन में जगह दी गई। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के लिए आज कितना बड़ा दिन होगा आशीष? एग्जैक्टली एक साल पहले आज ही के दिन 2019 में इसे रीसेलेक्ट किया गया था, मतलब इस स्क्वाड्रन को वापस जिंदा किया गया था। और जाहिर सी बात है, ये एक बेस है ना, कोई भी जैसे हमारे लिए घर होता है वैसे ही फाइटर जेट्स के लिए, साथ ही साथ जो उनके क्रू होते हैं, जो उनकी फैमिलीज होती हैं, चाहे वो एक पायलट हो, एटीसी में बैठा हुआ इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर हो, या फिर जो मेंटेनेंस क्रू हो, जो ग्राउंड क्रू है, उन सबके लिए ना ये घर वाली फीलिंग होती है। हम सब अपने घर को सजाते हैं, अपने घर को बनाते हैं, वो मकान से घर वाली जो फीलिंग होती है, ये गोल्डन एरोस को 1 साल पहले से उन्होंने तैयार की थी। और ये BS-001, मैं इससे पहले कि और अब आगे सुखोई 30 और जागवार पे जाएं, आपको जो टेल नंबर दिखाई दे रहा होगा BS-001, और ये जागवार फाइटर जेट अभी जिस फ्लाईपास में शामिल होते हुए सबसे पहले उड़ान भरी राफेल फाइटर जेट्स ने, और अब आपको ये जागवार, और ये वर्टिकल चार्ली करते हुए जागवार इसलिए भी इस बेड़े में शामिल किया गया इस फ्लाईपास में, वो क्योंकि मैं बताता कि टाइफून से लेकर जो 1950-60 में शुरू हुई थी, उसके बाद में जागवार डसॉ एविएशन से आया था। फ्रांस और भारत की दोस्ती की सबसे हाइटेंड पोजीशन में से एक जो रिजल्ट था वो था जागवार फाइटर जेट, और आज तक वो काम कर रहे हैं। बालाकोट बॉम्बर्स भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जाकर बॉम्ब गिराए थे बालाकोट में, और बहुत ही बढ़िया वर्टिकल चार्ली करने के बाद में जागवार्स अब आगे डिस्प्ले कर रहे हैं। ये जो कमिंग बैक टू द पॉइंट राशिद, जो आप कह रहे थे कि जो घर वाली फीलिंग होती है ना, वो एक फाइटर जेट के लिए होती है, वो एक उसके क्रू के लिए होती है। और इसी के मद्देनजर लगभग 4 साल पहले से ही 17 गोल्डन एरोस को इसके लिए तैयार किया जा रहा था। हर एक फाइटर जेट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ जो क्रू होते हैं, फैमिलीज होती हैं, इन सब के लिए एक बेस बनाना तैयार ज़रूरी होता है, और उसी की तैयारी शुरू हो गई थी। और ऑफिशियली ठीक आज ही के दिन 1 साल पहले 2019 में गोल्डन एरोस को रीसेलेक्ट किया गया था, और साथ ही साथ ये ऑफिशियल घोषणा हो गई थी कि गोल्डन एरोस ही राफेल को होस्ट करेंगे और उन्हीं के स्क्वाड्रन में शामिल हो गए, और आज ऑफिशियली वो शामिल हो गए हैं। काफ़ी प्राउड का दिन है, न केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। वो इसलिए क्योंकि अब ये ऐसे समय पे आया है कि इससे ज़्यादा ज़रूरत और बेहतर समय हो नहीं सकता था राफेल फाइटर जेट्स के सेरेमोनियल इंडक्शन के लिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब 1.5 महीने पहले राफेल फाइटर जेट्स आए थे, तो ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स उसके कब्जे में थे, वो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो चुके थे। लेकिन ऑफिशियल सेरेमनी जो होती है वो इसलिए थोड़ी सी डिले करनी पड़ी थी क्योंकि इन्हें पहले ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट करना ज़रूरी था, क्योंकि चीन के साथ में LAC काफ़ी ज़्यादा हॉट है, और ऐसे में आपको बहुत महत्व रखता है कि आप ऑफिशियल सेरेमनी और बाद में कीजिए, पहले ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कीजिए, और वही उसी के मद्देनज़र इस तरह के ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस किए गए थे। और अब राफेल के बाद में जागवार और साथ ही साथ हमें तेजस भी दिखाई दे रहा है, और इसी के मद्देनज़र ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है पूरे, और ये है जागवार। ये डेमोन्स्ट्रेशन है पूरे विश्व को कि हमारे पास इन्वेंट्री देखिए आप क्या क्या है। हेवी कैटेगरी के सुखोई 30 MKI से लेके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA जो कि मेड इन इंडिया है वो भी है, और अगर आप बीच में देखें तो मिग के अलग अलग वेरिएंट है। अब राफेल आ गया है, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, साथ ही साथ जो जैगवार्स है जो लो फ्लाई करते हैं, बॉम्बर्स हैं। ये एक वैरायटी जो हमारे पास है वेपन्स की और प्लेटफॉर्म्स की,
इसका डिस्प्ले किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत मशीन, आपको टीवी पे थोड़ी सी छोटी दिखाई देती है, लेकिन जब आप इसके साथ खड़े होते हैं, कभी फोटो खिंचाएंगे तो आपको बहुत ही एक अलग सी अनुभूति मिलती है। और इस बात का, ये जो मेटल होता है ना, ये जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स के साथ में, सिस्टम्स के साथ में, इससे आप जब टच करें तब आपको फील होता है कि आप कितने सुरक्षित हैं, आपका देश कितना सुरक्षित है। और ये बहुत ही बढ़िया, ये जनरली ग्रैंड फिनाले होता है जो अभी मैन्यूवर किया जैगुआर के पायलट ने वर्टिकल चाली, ये जनरली ग्रैंड फिनाले में रिपब्लिक डे पर भी हमें देखने मिलता है। और इसी के मद्देनजर BS धनोआ भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्हीं के नाम पर काफ़ी सारे फाइटर जेट्स हैं, BS 001 से BS 008, 36 में से 8 BS के नाम पे है, यानी बीरेंद्र सिंह जो फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के चीफ है पिछले साल तक। और बाकी जो 28 एयरक्राफ्ट है 36 में से, वो जो करंट इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं RB राकेश भदौरिया, बेसिकली उनके 001 से 008 तक, और बाकी 28 तक BS 001 से 028। बहुत ही सिंबॉलिक मैसेज रखता है, उनके लिए भी काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि लास्ट बीरेंद्र सिंह धनोआ जी ने जब इंडियन एयरफोर्स में लास्ट कोई फाइटर जेट का इंडक्शन देखा होगा, वो सुखोई 30M के आया था। तो पूरी की पूरी जनरेशन एक आप सर्व करते करते एक एयरफोर्स में निकल गए, लेकिन आपने मेड इन इंडिया LCA छोड़ के एक भी नया फाइटर जेट नहीं देखा था। और उनके दस्तखत के बाद इस तरह से फाइटर जेट्स इंडिया में, इंडियन एयरफोर्स में आए थे। काफ़ी गर्व की बात है, न केवल राकेश सिंह भदौरिया के लिए, बल्कि बीरेंद्र सिंह धनोआ एयर चीफ मार्शल फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ, उनके लिए भी। और मेरे ख्याल से अभी अभी जो दर्शक ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, जो 5 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, बीच में जो तस्वीर है अभी बिल्कुल ताज़ा तस्वीर है, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीर है। और उससे पहले फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाली का जब वेलकम किया गया, जब ऑफिशियल वेलकम किया गया फ्रांस के एयरफोर्स स्टेशन पर, तब की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अंबाला में किस तरह का इतिहास बना है, जैसा कि मैंने बताया कि 17 साल के बाद ये इतिहास अंबाला में बनाया गया है, क्योंकि 17 साल पहले देश के रक्षा मंत्री तब जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। 71 साल की उम्र में MiG-21 बाइसन की उन्होंने उड़ान भरी थी। और अब लगभग 17 साल के बाद, यानी 2003 के बाद पहली बार कोई रक्षा मंत्री अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा है, और जिनमें राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं। सर्वधर्म पूजा की गई है। सर्वधर्म पूजा का मतलब ये होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक रीति रिवाज के साथ में पूजा की जाती है। और इसके अलावा जानते हैं अब कुछ और वक्तव्यों का सिलसिला चलेगा। फिर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को राफेल की एक बड़ी सी एक सिंबॉलिक की यानी प्रतीक चाबी दी जाएगी, जैसे कार के शोरूम की चाबी दी जाती है, ऐसे समझ लें आप। इसके बाद स्मृति चिन्ह यानी मोमेंटो का आदान प्रदान किया जाएगा। और राफेल के साथ जितने भी नए उपकरण हैं, जितने भी हथियार एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुए हैं, उन जितने भी गेस्ट हैं, उन सभी को उसका एग्जीबिशन दिखाया जाएगा। और बेड़े में शामिल राफेल, और राफेल का स्वागत करने के लिए तेजस है, ध्रुव है, सुखोई 30 MKI है, जगुआर है, ये सभी कुछ आपको इस वक्त अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसमान पर नजर आ रहा है। अंबाला के आसमान पर, या यूं कहें कि भारत के आसमान पर बादलों का सीना चीरते हुए आपको राफेल नजर आ रहा है। बेड़े में चूंकि राफेल शामिल हो गया है, और वायुसेना की दशकों पुरानी रीति है, और भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभा चुकी 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कंधे पर राफेल की जिम्मेदारी है। इस स्क्वाड्रन को हालांकि रिटायर कर दिया गया था, लेकिन अब इसे राफेल के लिए फिर से रियलाइव किया गया है, पुनर्जीवित किया गया है। और एक परंपरा होती है जो कभी बदलती नहीं, नए सिरे से रंग रोगन है, साज सज्जा है। राफेल के एयरफोर्स में इंडक्शन के लिए पूरे एयरबेस को पूरी तरीके से सजाया गया है। जंगी विमान के इंडक्शन के समय बेस में सड़क के किनारे झंडे भी लगे नजर आएंगे। पूरी साफ सफाई के साथ हर चीज को सजाया गया है। जो चीजें अचल हैं उन्हें नए सिरे से पेंट भी किया जाता है। और भारतीय वायुसेना में आज राफेल शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री की मौजूदगी में 36 राफेल लड़ाकू विमान का सौदा हुआ, 5 आ चुके हैं। 29 जुलाई को आने के बाद 43 दिन के बाद अब पूजा के साथ, यानी सर्वधर्म पूजा के साथ इंडक्शन हो चुका है। और राफेल विमान हवाई करतब दिखा चुके हैं, और इनमें तेजस विमान के साथ सारंग एरोबेटिक टीम भी शामिल होगी आगे। और राफेल विमान को पारंपरिक तरीके से वाटर कैनन की सलामी भी दी जाएगी। अब से थोड़ी ही देर के बाद में हम आपको दिखाएंगे। और भारत और फ्रांस के बीच 36 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ की रुपए की लागत के समझौता करीब 4 साल के बाद। 29 जुलाई विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी मेरे साथ में जुड़े हैं, और कर्नल शैलेंद्र सिंह भी इस वक्त पैनल में मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपके पास आते हुए, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है, लेकिन इसके बारे में आशीष सिंह ने बहुत कुछ बताया है। अभी जो कुछ भी चल रहा है, जो भी
सेरेमोनियल चीजें आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, परंपरा के बारे में थोड़ा सा बताएं, सर्वधर्म पूजा के बारे में बताएं, वाटर कैनन सैल्यूट क्या होता है बताएं, जो सिंबॉलिक की दी जाएगी, जैसे एक शोरूम से निकली नई गाड़ी होती है, नई कार होती है, उसकी चाबी थमाई जाती है, ठीक इसी तरह से यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को थोड़ी देर में एक सिंबॉलिक की दी जाएगी। इन सभी के बारे में बताएं, क्योंकि एक विंग कमांडर की हैसियत से आपसे पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं इनके बारे में हमें भी पता चले। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले एक बात हमको जान लेनी चाहिए कि जो फौज एक कंट्री की होती है वो उसके पूरे कल्चरल इथॉस का रिप्रेजेंटेशन होती है। एक रिलीजन की नहीं होती, एक किसी तबके की जात पात की नहीं होती। तो वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, उसके कल्चरल इथॉस को रिप्रेजेंट करती है। तो जो सबसे पहले आपने जो देखी आज एक तस्वीर, आपको रोक रहा हूं यहाँ पर, लेकिन ये जो ताजा तस्वीर आ रही है मैं कुछ सेकंड्स लेना चाहूंगा दर्शकों को ये डिस्क्राइब करने के लिए। ये वो एक मोमेंट होता है, इसे आप गृह प्रवेश कह सकते हैं, इसे आप स्वागत कह सकते हैं, सम्मान कह सकते हैं, सैल्यूट कह सकते हैं। और ये एक जो मोमेंट होता है, इसके बाद ऑफिशियली 17 गोल्डन स्क्वायर्स एरोज ये ऑफिशियली अब राफेल फाइटर जेट्स का घर बन गया है और ये एक बेस बन गया है। मैं इसलिए गृह प्रवेश वाले शब्द का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि ये एक फीलिंग लाइफ टाइम में एक बार होती है। और जब आप राफेल फाइटर जेट्स को यहाँ पर लेकर आए थे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के बाद में, ये ब्यूटीफुल मशीन जब अंबाला एयरबेस पर अपना बेस अब बना चुकी है और उसके बाद में जब ये पाकिस्तान और चीन दोनों को मैसेजिंग दे रही है, इससे ज्यादा ये ब्यूटी विद बीस्ट वाली जो कहावत होती है ना, जो फ्रेज होता है अंग्रेजी में, कि इससे ज्यादा खूबसूरत मशीन फाइटर जेट मैंने आज तक अपने लाइफ में देखी नहीं है और इससे ज्यादा शायद अभी तक कोई बनी भी नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रांग और टेक्निकली साउंड फाइटर जेट भी इस समय विश्व में परंपरा के मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वाटर कैनन सैल्यूट के बारे में बताते हुए आशीष सिंह, और वाटर कैनन सैल्यूट के साथ ही ये इंडक्शन सेरेमनी यानी कि गृह प्रवेश, जैसा कि अभी आशीष सिंह ने कहा है, नई नवेली दुल्हन का ये गृह प्रवेश है। लेकिन हाँ, ये चीन और पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि ये दुल्हन बड़ी नक्चढ़ी है। क्यों आशीष? और अगर ये नाराज हो गई, इसे अगर आपने नाराज किया तो एलओसी से लेकर के एलएसी तक आप ये समझ लें कि आपके नाक में दम करने की क्षमता रखता है राफेल। और राफेल वाटर कैनन सैल्यूट दिया जा रहा है जिसका इंतजार पूरे देश को था। वाटर कैनन सैल्यूट परंपरागत तरीके से एक ऐसा सैल्यूट होता है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इंडक्शन सेरेमनी इसी के साथ में शुरू होती है या गृह प्रवेश इसी के साथ में होता है जब भी किसी स्क्वाड्रन में जेट फाइटर को शामिल किया जाता है, यानी जब उसका इंडक्शन होता है तब। और अभी आप देख पा रहे हैं कॉकपिट से लेकर के पीछे की सीट तक हर एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और राफेल के बारे में मेरे ख्याल से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इन तस्वीरों के साथ आपको बतानी चाहिए आशीष। बिल्कुल, ये जो 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट है उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स को इससे ज़्यादा कोई सूटेड मशीन फिलहाल है नहीं। भले ही सुखोई 30 MKI रशिया की मदद से भारत में ही उसके एक लार्ज पोर्शन मैन्युफैक्चर हो रहा है, साथ ही साथ असेंबल हो रहा है, लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरतें हैं उससे आज राफेल से ज़्यादा और कोई बेहतर फाइटर जेट है नहीं। और ये जो आपको पायलट्स दिखाई दे रहे हैं ये अपने कॉकपिट से बाहर निकल कर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे डुअल सीटर फाइटर जेट्स थे जो भी अभी तक डिस्प्ले कर रहे थे। हमारे पास 36 में से 8 ऐसे डुअल सीटर, ट्विन सीटर जिसे कहते हैं, जिसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, वो हैं। और बचे हुए जो हमारे पास में 28 हैं वो सिंगल सीटर हैं। तो ये जो भी इनिशियल राफेल फाइटर जेट्स का आपको जो डिस्प्ले दिख रहा था ये डुअल सीटर्स के थे और इसीलिए एक एक कॉकपिट में से दो पायलट्स आ रहे हैं। ये जाहिर सी बात है सिंगल सीटर से थोड़ा सा ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसी पर सबसे बेहतर ट्रेनिंग हुई थी। और ये सारंग एयर डिस्प्ले अभी शुरू हो गया है। इंडियन एयरफोर्स की जो सारंग हेलीकॉप्टर की टीम है ये विश्व में सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम्स में से एक मानी जाती है। और ये जब आसमान में गर्जना करते हैं तो न केवल जो एयरबेस पर है बल्कि पूरा का पूरा शहर, लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, बरामदे में, छत पे, बगीचे में देखने के लिए कि ये सारंग डिस्प्ले किस तरह से हो रहा है। काफ़ी डेयर डेविल वाला डिस्प्ले होता है, ये कोई नॉर्मल खिलौना या फिर नॉर्मल रोमांस के लिए नहीं होता, ये काफ़ी टेक्निकली एकदम चैलेंजिंग सारंग डिस्प्ले होता है और इसी का डिस्प्ले किया जा रहा है। ये फ्रांस के एयरफोर्स के वाइस चीफ भी साथ में आए हैं, फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले के साथ में। तो ये अब ऑफिशियली गृह प्रवेश में कहूँगा जिसे हो सकता है, ये बहुत ही कलोकी लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ पर जो ताकि आम लोग समझ सके इसके वैल्यू क्या होते हैं, मायने क्या होते हैं, क्योंकि अब ये एक परिवार बन जाता है। जब आप एयरबेस पे रहते हैं किसी एक फाइटर जेट के साथ में
आपका एक एयरबेस होता है तो पूरा का पूरा एक चाहे वो पायलट्स हों, एटीसी वाले हों या फिर ग्राउंड क्रू हो, इनकी एक अलग फीलिंग होती है और इसी फीलिंग के मद्देनज़र एक पूरा एयरबेस तैयार किया जाता है। और ये देखिए ब्यूटीफुल डिस्प्ले सारंग हेलीकॉप्टर्स का, और जिस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं ये एक फ्रांस का जो डेलीगेशन आया है उन्हें भी एक स्वागत के लिए ये फीलिंग होती है, साथ ही साथ उन्हें भी ये डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया जाता है कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स और मेक इन इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन समन्वय है। और जो हमारे पायलट्स हैं सारंग हेलीकॉप्टर्स के, उनके पास मैन्यूवरेबिलिटी, टेक्निकल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और जो डेयर डेविल बोलते हैं बहादुरी, वो भी काफ़ी कुछ है इंडियन एयरफोर्स में और उनके पायलट्स में। और इसीलिए सारंग एयर डिस्प्ले एक नॉर्मल एयर डिस्प्ले नहीं है बल्कि विश्व के, और देखिए एग्जैक्टली मैं ये बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है इन हेलीकॉप्टर्स के बीच में, और ये विश्व के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर की टीम में से आशीष की जिस तरह की सिंक्रोनाइजेशन हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि हेलीकॉप्टर के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। मेरे ख्याल से विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी इन तस्वीरों के साथ उन्हें इंक्लूड मुझे करना चाहिए, क्योंकि विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इन तस्वीरों के बारे में थोड़ा बताएं। ध्रुव हेलीकॉप्टर की सारंग टीम अभी करतब दिखा रही है, 2016 में भी सारंग टीम अंबाला में एयर शो कर चुकी है। ये सारंग टीम की खासियत क्या है, ये ध्रुव हेलीकॉप्टर की खासियत क्या है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी? देखिए ये हमने जो हेलीकॉप्टर बनाया है अब बेसिकली लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए था, पर इसका अटैक वर्जन भी बन गया है और लाइट वेपन भी लगाए जा सकते हैं। पर सबसे बड़ी खासियत ये है हेलीकॉप्टर की मनूवरेबिलिटी। मनूवरेबिलिटी आमतौर पे जो नॉर्मल वर्ल्ड के हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो वर्टिकल प्लेन में मनूवर नहीं करते, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मनूवर कर सकते हैं। पर सारंग की और अपाचे की खासकर कैपेबिलिटी है, जब वो लूप पूरा कर सकता है, तो लूप पूरा करना मतलब लाइक अ फाइटर एयरक्राफ्ट ये फ्लाई कर सकता है। खासकर नैरो वैलीज के अंदर इसकी मनूवरेबिलिटी बड़ी काम आती है। जब संकरी जो घाटियां होती हैं वहां पे, और या ऐसी घाटियों में जहां बहुत पेड़ वगैरह हो और लो फ्लाइंग हो रही हो और उनको आपको मनूवर करना है, ये मनूवरेबिलिटी वहां काम आती है, उसका ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब पायलट इकट्ठे फॉर्मेशन में करते हैं तो उसकी और पायलट का स्किल का भी प्रदर्शन होता है, क्योंकि जो लीडर करता है वही नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब करते हैं। इसके लिए बहुत क्विक रिएक्शन चाहिए होता है, बहुत फाइन एयरमैनशिप चाहिए होती है और स्किल चाहिए होता है। तो ये जो सारंग एरोबेटिक दिखा रहे हैं, ये एरोबेटिक इसी का नमूना दिखा रहे हैं, ताकि किस तरीके से वो एज अ फॉर्मेशन वन बॉडी बन के कर सके। आमतौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट दिखाते हैं, पर जब हेलीकॉप्टर दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है एक और मुश्किल काम को किस तरीके से वो आसान करके हमको दर्शा रहे हैं। मैंने बताया टैक्टिकल एरिया में इस मनूवरेबिलिटी का बड़ा फायदा होता है। जितना मनूवर हेलीकॉप्टर होगा उतना ज्यादा टैक्टिकल एरिया में काम आएगा। हाइट में भी जा सकता है, लो नैरो वैलीज में भी जा सकता है, नाइट में भी जा सकता है, और इसकी अलग कैपेबिलिटीज हैं, नाइट डिलीवरी, पिकअप और वेरियस रोड्स कर सकता है ये एयरक्राफ्ट, इंक्लूडिंग मेडिकल इवैक्यूएशन, इंक्लूडिंग रेस्क्यू और इंक्लूडिंग इन वाटर टाइम इंडक्शन इन द बैटलफील्ड, ये सारा का सारा कर सकता है। इसीलिए सारा हेलीकॉप्टर इतना मजबूत और इतना केपेबल हेलीकॉप्टर माना जाता है। हाँ, ये कर्तव्य भी जिस तरह से वर्टिकल ड्रॉप बहुत इंटरेस्टिंग है ये आशीष। ये वर्टिकल ड्रॉप होता है और इसमें हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी मेजर होती है कि आप ऊपर जाके सीधा 90 डिग्री डाइव कर रहे हैं, उसके बाद में आपको कुछ सेकंड बाद ही आप हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करके दिखाइए। ये सब हेलीकॉप्टर के साथ नहीं हो सकता। बात बताइएगा, चूंकि आपके साथ ही बहुत सी चीजें मैंने समझी हैं, जैसे आपने अभी उस फॉर्मेशन के बारे में आप बात कर रहे थे, वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे। जब भी इस तरह की फॉर्मेशन किसी जेट फाइटर को लेनी होती है, तो ऐसे में जो जेट फाइटर होता है, जो फाइटर पायलट होता है, उसे अपनी बॉडी बैलेंस किस तरीके से बनाना होता है। और बॉडी बैलेंस सिर्फ मैं यूं ही वजन के हिसाब से नहीं कह रहा, बल्कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके खिलाफ भी जा करके आपको अपने आप को कंट्रोल्ड करके रखना होता है। ये सब कैसे मुमकिन होता है आशीष? एक तो टेक्निकल इतना सपोर्ट हो गया है, जैसे कि जो पायलट होते हैं वो जी सूट पहनते हैं ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स को वो इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को मिनिमाइज किया जा सके। लेकिन मैक्सिमम एक ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस होती हैं। आप 2G और 4G 5G तक जा सकते हैं। बेसिकली ये टेलीकॉम वाली लैंग्वेज नहीं है, ये कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आप फील करता है बॉडी
फाइटर पायलट के बॉडी पर फील होता है, ये उतना गुरुत्वाकर्षण को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ज्यादा आपकी मुझे बार बार एक ही कमांड आ रही है, मुझे बार बार एक ही कमांड आ रही है कि अगर आप लोग इतने जोश से भरे हुए हैं तो बाकी भी गेस्ट हैं जो बहुत ज्यादा जोश में भरे हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास हमें जाना चाहिए। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, मैं कैनवास को अब यहां से थोड़ा बड़ा कर देना चाहता हूं, क्योंकि कहते हैं कि भारत ने आजादी के बाद 5 युद्ध लड़े हैं और इनमें से ज्यादातर में जीत हासिल हुई है, तो इसके पीछे एक ही चीज है और वह है जिगरा। लेकिन जिगरे के साथ अगर अत्याधुनिक इंडियन एयरफोर्स तैनात हो जाए, जिगरे के साथ अगर इंडियन नेवी तैयार हो जाए, जिगरे के साथ इंडियन आर्मी भी तैयार हो जाए और साथ ही साथ अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक भी इसके साथ में जुड़ जाए, तो भारत की आर्मी नेवी एयरफोर्स को कितना मजबूत ये बनाती है। देखिए, मैं पहले तो एयरफोर्स को बधाई देता हूं कि आज वो अपना राफेल एयरक्राफ्ट फॉर्मली इंडक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप कैनवास को बड़ा कर रहे हैं और मैं कैनवास को 1 पॉइंट के ऊपर लाकर जमा कर रहा हूं। और हमने सुन लिया पिछले आधे घंटे से कि राफेल और सारंग टीम और एयरक्राफ्ट और सबकी काबिलियत क्या है। अब मुझे आपको एक काबिलियत देने दीजिए और वो है मैन बिहाइंड द मशीन। अगर आपका राफेल, आपका ध्रुव वर्ल्ड क्लास है तो इसको जो चला रहा है वो सुपर वर्ल्ड क्लास पायलट है, वो है एयरफोर्स का पायलट। अगर हम उस पायलट की काबिलियत को सलामी ना करें तो मुझे लगता है एयरक्राफ्ट और उसको चलाने वाले दोनों के साथ नाइंसाफी होगी। ये जो पायलट्स हैं, ये पायलट्स अपने आप में सुपर क्लास हैं, 5th नहीं 6th जनरेशन के ये पायलट्स हैं। जो 4.5 जनरेशन का आपका राफेल है, इसे एक अलग हाइट पर लेकर जाता है मैन बिहाइंड द मशीन, एंड दैट इज द एयरफोर्स पायलट। वो एयरफोर्स पायलट जिसने बाइसन 50 साल पुराना लेकर F-16 गिरा दिया, मुझे लगता है पूरा वर्ल्ड उसे सलामी देता होगा कि यस, एक वो आदमी, क्योंकि उसमें वो जज्बा है। उसको जब एक एयर रडार लॉक मिल गया उसके बाद उसने नहीं छोड़ा और आपने देख लिया कि एक F-16 गिरा दिया उसने, जिसका बाइसन एयरक्राफ्ट से कोई कंपैरिजन नहीं है। एकदम तो मुझे लगता है हमें इंसानियत के तौर पर, इंसाफ के तौर पर अपने उन जाबाज पायलट्स को सर, आज सुबह भी, हालांकि आज सुबह भी मैंने इन सभी पायलट का जिक्र किया था। आप जिन जिन का नाम ले रहे हैं मैं तो नाम लेकर के बताता हूं आपको। 17th स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, विंग कमांडर MK सिंह, ग्रुप कैप्टन आर कटारिया, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, विंग कमांडर मनीष सिंह, विंग कमांडर सिद्धू, विंग कमांडर अरुण कुमार, जो फाइटर जेट को लेकर के फ्रांस से भारत आए थे। और इसके अलावा जितने भी फाइटर पायलट होते हैं उन सभी को हमारा सैल्यूट है, उन सभी को हमारी सलामी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्नल शैलेंद्र, जो बात आप कह रहे हैं पूरी तरह से रजामंद मैं भी हूं, मेरी पूरी टीम भी है। आप आगे बढ़ाएं अपनी बात। कर्नल शैलेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, कल कर्नल शैलेंद्र तक मेरी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन मोहम्मद अली शाह कुछ कहना चाहते हैं। मोहम्मद अली शाह जी, चूंकि हम 17th स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर्स की बात कर रहे थे, विंग कमांडर की बात कर रहे हैं, ग्रुप कैप्टन की बात कर रहे हैं, किस तरह से फाइटर पायलट के जो जेट फाइटर्स होते हैं, जो जेट फाइटर के फाइटर पायलट्स होते हैं, इनकी तैयारी किस तरह की होती है, थोड़ा बताएं। जी, पहली बात तो PABT टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटल टेस्ट, बैटरी टेस्ट। जी, बैटरी टेस्ट, जो कि बहुत ही मुश्किल टेस्ट होता है पास करने का। और कुछ चंद तीन पायलट में से ही फाइटर पायलट चुने जाते हैं। उनकी रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही तेज होनी चाहिए। अब आप एग्जाम्पल लीजिए हमारी M21 बाइसन का, जब उन्होंने F-16 एयरक्राफ्ट को मार गिराया था विंग कमांडर अभिनंदन ने। एक एग्जाम्पल को मैं कोट करूंगा। हाँ, एक ट्रक, मान लिए एक फेरारी के साथ रेस लगा रही है और ट्रक फेरारी को हरा रही है रेस में। मशीनरी देख लीजिए आप, इक्विपमेंट देख लीजिए, मगर ड्राइवरों की स्किल देखिए उसमें। सिमिलरली उसी तरीके से कौन नहीं चाहेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो। आज की तारीख में किसी के पास ये मोबाइल सेट है, वो चाहेगा कि और अच्छा मोबाइल सेट हो। ये लैपटॉप है, चाहेगा कि और अच्छा लैपटॉप हो। गाड़ी है लो मॉडल की, चाहेगा कि और बेहतरीन गाड़ी हो। आप एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको 1971 के युद्ध का। मेरे फादर ने हिस्सा लिया था 1971 के युद्ध में। वो 1971 के युद्ध में इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़े थे और जाबाज तरीके से लड़े थे। तब बता रहे थे कि
1971 में जो हंटर पायलट एयरक्राफ्ट था, वो हंटर एयरक्राफ्ट रात के अंधेरे में उड़ नहीं पाता। Chief of Defence Staff, General Vipin Rawat, distinguished members of the French delegation, dignitaries from the state government, Ministry of Defence and the armed forces, air warriors of the Air Force Station Ambala, friends from the media, ladies and gentlemen. It's a matter of great honor for me to welcome this august gathering to the formal induction ceremony of Rafale aircraft. Air Force Station Ambala, while it is the oldest station of the Indian Air Force, it would now be home to the newest aircraft of the IAF inventory. We are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history by resurrecting the golden arrows at this base, from where they will have the ability to rapidly access our areas of interest. You all have witnessed Rafale aircraft take to the skies and demonstrate some of its maneuvers and agility. The full range of missions and the capability enhancement that this aircraft brings to the Indian Air Force is far more impressive. What we see today is a result of a decisive action by the government to break the impasse in the MMRCA procurement and the prompt action by the Ministry of Defence to acquire 36 aircraft under IGA between the governments. This induction could not have happened at a more opportune time, considering the security scenario today. On behalf of the IF, I would like to express our deep gratitude to all those who have made this complex acquisition possible and this historic day for the IF a reality. 17th Squadron of Air Force, the Golden Arrows, are singularly blessed to be equipped with this platform. This induction has been indeed unique. After a single hop ferry across 8,300 kilometers after finishing their training from France to Ambala, the first 5 aircraft landed on 29th of July. And thereafter, the squadron has been really busy and in an overdrive to operationalize. Within this time, they have already flown and familiarized with our operational environment and have undergone intense integrated training with our other combat fleets, including firing of advanced weapons. So this formal induction ceremony today also marks the operational induction of this aircraft into the Indian Air Force. They are good to go and deliver. This timely induction would not have been possible without the active support of the French government, their Air Force, and the industry. Despite the severe impact and constraints due to COVID, the industry ensured that the deliveries were not unduly delayed and the training continued. I would like to place on record our deep appreciation for the French Air Force for their support, including the tankers that they provided for a single hop long ferry in order to rapidly ferry the aircraft back home. IF is especially grateful to Her Excellency, Madame Florence Parly, Minister for the Armed Forces of France, for her unstinted support and for taking out time to be with us here today. Thank you very much.